नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी बीएलसी न्यूज। जिस प्रकार से आप हमारे बीएलसी न्यूज के कार्यक्रम विकास हुआ है काम चलौवल तो चुनाव में होगा धमचौवल, जिस प्रकार से आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आज जो हम सब एक और खबर को लेकर आपके बीच आए हैं, इस खबर को भी आप जरूर से जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थोड़ा सा समय देकर इसे जरूर से जरूर देखें। आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 41 में, जहां पे एक एक ऐसे पोखर का जीर्णोद्धार चल रहा है जो कि नाम से भी तीन पोखरिया कहलाता है, और वास्तविक में भी यहाँ पे किसी जमाने में तीन पोखर हुआ करता था। लेकिन दुर्भाग्य है, निगम प्रशासन की उदासीनता का शिकार एक पोखर बन चुका है। जो सामने आप देख रहे हैं वो पूरा कचरा के अंबार से भर चुका है। वो अब पोखरा नहीं रह गया है, वो समझिए कचरा का एक टिल्ला बनकर रह गया है। दूसरी पोखर जो उस साइड उत्तर दिशा की ओर है, इधर उत्तर दिशा की ओर जो जेल की तरफ है, वो जेल के कैंपस में चला गया है। जब जेल प्रशासन ने जब अपनी चारदीवारी किया तो उस चारदीवारी के अंदर में वो पोखर चला गया है। और तीसरा पोखर जो आज के डेट में तीन पोखरिया के नाम से एकमात्र पोखर बचा है, वो ये सामने आपको दिख रहा है। इस पोखर के भी जीर्णोद्धार को लेकर जिस प्रकार से कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के पहल के वजह से बिहार सरकार को भारत सरकार की ओर से पोखरा और कुओं के जीर्णोद्धार को लेकर जो फंड मुहैया कराई गई, उस फंड के माध्यम से बिहार सरकार के द्वारा जो पोखरा और कुओं का जीर्णोद्धार चल रहा है, जिस क्रम में इस तीन पोखरिया का भी जीर्णोद्धार का कार्य शुभारंभ है। लेकिन किसी किसी कारण से ये 2 सालों से ये बार बार काम में अवरोध पैदा हो जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों में भी काफी रोष है। क्योंकि यह एक ऐसा पोखर था या यह ऐसा पोखर है जो कि इस पूरे इलाके के लोगों के लिए छठ के समय, छठ पर्व को लेकर यह एक पावन पोखर के रूप में लोगों में एक मान्यता बनी हुई थी। साथ ही साथ इस पोखर को लेकर कई लोगों का जीविका भी जुड़ा हुआ था। अभी हम जानेंगे कि इस पोखर को लेकर क्यों इस तरीके का बातें आ जा रही है जो इस पोखर के जीर्णोद्धार में रुकावट बनकर खड़ी हो जा रही है, या फिर कह लीजिए कि जो इसके टेंडर ले रखे हैं, जो संवेदक हैं, उस संवेदक के द्वारा कहीं ना कहीं कर्तव्य निष्ठा में वो विमुख हो गए हैं, या फिर कह लीजिए कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसके वजह से इस पोखर को लिपापोती करना चाहते हैं। इस मामले को लेकर हम यहाँ पर के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम जानेंगे। खास करके हमारे बीच एक ऐसे आंदोलनकारी हैं जिन्होंने इस पोखर को बचाने में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर रखा है। ये हमेशा इस पोखर की लड़ाई को लेकर हमेशा अग्रसर रहे हैं। चूंकि ये पोखर जिस प्रकार से भूमाफियाओं के कब्जे में पड़ता हुआ नजर आ रहा था, उस समय से लेकर आज तक इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस पोखर के आंदोलन को लेकर। हम इनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है आज की डेट में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम काशीनाथ चंद्रवंशी हुआ, उर्फ काशीनाथ सिंह। ये जो आप देख रहे हैं तीन पोखरिया, ये बहुत पुरानी पोखर है। 1894 में तकी खां द्वारा नक्शे में अंकित है कि तकी खां द्वारा आवंटन किया गया तालाब। उसके अलावा दक्षिण और पश्चिम भिंडा मिलाकर के 16 कट्ठा 8 धूर जमीन, जो आज तक न इसका सही नापी हो रहा है, न ही सही रकबा निकल रहा है। और इस जब भू माफिया द्वारा इसे कब्जा करने की कोशिश किया गया तो हम तमाम समाज के लोगों द्वारा जब इसको रोका गया तो भू माफिया द्वारा 2, 3, 4 आदमी पर केस किया गया। उसमें पहला नाम सुधीर ठाकुर, पहला केस, उसमें दूसरा नाम मेरा, तीसरा सरदार अमर सिंह, चौथा जो है सो स्वर्गीय शत्रुघ्न गुप्ता,
ये 4 आदमी का नाम पहले हम लोग को केस में आया, जिसमें कि उस केस में शत्रुघ्न ठाकुर साज द्वारा उम, क्या कह रहे हैं कि मुकदमे काल में उनका आदमी बच गए उसमें, सुधीर ठाकुर और मैं और सरदार अमर सिंह। सुधीर ठाकुर द्वारा माने कि इसमें पहल नहीं किया गया केस में, हम और सरदार जी द्वारा जो पहल किए, उसके बाद में यह माने कि डायरेक्ट हम एसडीओ साहब से मिले और एसडीओ साहब द्वारा इस केस को खारिज कर दिया गया। उसके बाद फिर हमारे ऊपर एक एक चीज बताइए, ये जो केस हुआ था आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर, ये किसके द्वारा हुआ था? मुकेश ठाकुर द्वारा हुआ था। ये पहला पहला केस। अच्छा, ये पहला केस मुकेश ठाकुर, वही मुकेश ठाकुर जो कि भू माफियागिरी हाँ, में ये पूरे जमीन पर संलिप्त थे। नहीं, जमीन पर जो है सो वो लिखवाए भी, यह जमीन बिक्री का है, संपर्क करें, जिस पर कि मोबाइल नंबर भी अंकित था उनका और नाम भी था। जब हमने यानी कुल मिलाजुला करके इस जमीन को बेचने में जो सबसे पहली पहल जो की गई थी, वो एक भूमाफिया मुकेश ठाकुर के द्वारा की गई थी, जिसको लेकर इनके बीच यानी कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और भूमाफिया मुकेश ठाकुर के बीच में कुछ विवादें हुई थी, जिस विवाद को खारिज करने का काम उस समय के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया गया था। आज क्या स्थिति है यहाँ पे? आज ये स्थिति है कि उसके बाद कंटिन्यू हमारे ऊपर में केस होता रहा। माने कि उसके बाद में गणेश चौरसिया द्वारा हुआ, गणेश चौरसिया कौन हुए यहाँ? माने कि जिसके द्वारा भू माफिया द्वारा जमीन बेचा गया था। अच्छा, माने कि उससे यानी एक खरीदार खरीदार थे गणेश चौरसिया, उनके द्वारा फिर से केस कराया गया। हाँ, उस उसके केस बाद में क्या में हुआ? उसके बाद में संतोष गुप्ता उप संतु, हम्म। उसके बाद में कौशल्या देवी, माने इन लोगों से यानी जो जो खरीदार थे, हाँ, उन तमाम खरीदारों के द्वारा केस कराया गया। केस कराया गया। लास्ट में जब जितने भी लोग थे, इससे जब अपने आप को पीछे हट गए, सरदार अमर सिंह भी हट गए, सुधीर जी भी हट गए, तो अकेला मेरे ऊपर में 3 आदमी मिलकर के केस किए 2013-14 में। क्या कारण था कि ये बाकी जो सामाजिक कार्यकर्ता आपके साथ थे वो लोग क्यों हट गए? अब क्यों हट गए सो तो उनका विषय था। अच्छा, हमारा विषय ये था कौन सी कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, इसीलिए हम अपने आप को रहे और समाज मेरे साथ रही। यानी कहा जा सकता है कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जो साथ में चले, वो समय के अनुसार किसी भी कारण से वो पीछे हटते चले गए, लेकिन समाज इनके साथ रहा, जिसका परिणाम हुआ कि ये लड़ाई अभी तक ये लड़ते आ रहे हैं। दूसरा कि डीसीएलआर के यहाँ जब माने कि केस हुआ हमारे ऊपर में 3 आदमी द्वारा, माने कि उसमें नरेश चौरसिया, गणेश चौरसिया, इसी दौरान में गणेश चौरसिया की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद में नरेश चौरसिया, संतोष गुप्ता और कौशल्या देवी द्वारा डीसीएलआर के यहाँ केस किया गया हम पर। डीसीएलआर के यहाँ से जब आदेश हुआ, उसमें सीओ साहब को माने कि ये आदेश दिया गया कि अगर किसी दूसरे के नाम से सरकारी संपत्ति का अगर सर्वे इंद्राज अगर हो गया है, तो इसको सरकारी अधिवक्ता से मिल करके इसको अविलंब खारिज कराया जाए। अब इस पर क्या पहल हुआ और नहीं हुआ, ये मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। तो ये डीसीएलआर साहब का जो ये आदेश निकला था, ये कब की बात है लगभग? ये 2015 की बात है। 2015, यानी आप समझ सकते हैं आज 2022 है। 2015 में जिस भूमि विवाद को सुलझाने को लेकर उस समय के तत्कालीन डीसीएलआर साहब ने एक चिट्ठी निर्गत किया संबंधित सीओ साहब को, आज 7 साल बाद भी उस सीओ साहब की कुर्सी पर बैठने वाले जो भी अधिकारी आए, उस चिट्ठी पर कोई अमल नहीं किया। ये कितनी बड़ी जिम्मेवारी विमुखता की बातें हैं, कितनी बड़ी कर्तव्य निष्ठा की विमुखता की बातें हैं। इस पर अभी तक कोई अमल हुआ या नहीं हुआ, कोई जानकारी इनके मुताबिक यहाँ पे नहीं मिल रही है। आज आप लोग किस तरीके का जीर्णोद्धार जो चल रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि 1894 के नक्शा से तकी खां द्वारा जो जमीन दिया गया है 4879 खेसरा नंबर 4877 और 4878 का पूर्ण नापी 1894 के नक्शा से ये तालाब का और भिंडा का करा करके तब इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। तब सही रकबा जो है सो माने कि पोखरी के अंदर में आवेगा, और नहीं तो ये तो देख रहे हैं कि ऊपर ऊपर काम करके अपने आप को जो है इतिश्री करके और अपना काम को माने कि अंजाम दे देना है, लिपा पोती कर देना है।
इनकी जो मांग है वो एकदम से संवैधानिक मांग है, जायज मांग है, क्योंकि किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट जब बनती है किसी भी कार्य योजनाओं को लेकर, तो उनकी जो तमाम कागजात होते हैं उन कागजात के अनुसार योजनाएं बनती हैं। जैसा कि यहाँ पे भी वो मामला आ रहा है कि जब 1894 के नक्शा के मुताबिक या फिर सरकारी आंकड़ा के मुताबिक जो भी ये भूखंड इस रकबा में है, उन तमाम भूखंडों का जिस समय एस्टीमेट बना होगा, जिस समय प्रोजेक्ट बनी होगी, उस समय जरूर दर्ज रहा होगा। ये इनको भी उम्मीद रखता दिखता है और यह संविधान भी कहता है कि प्रोजेक्ट जब भी बनती है तो पूर्ण रकबा को लेकर बनाई जाती है, या जितनी रकबा को लेकर बनानी है उस रकबा का जिक्र होता है। तो फिर संवेदक के द्वारा आनन फानन में इधर उधर से काम करके निकल जाना, ये कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक और भ्रष्टाचार लिप्त दिखता है। इसलिए हम भी ये बात उठाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक बार पूर्ण रकबा का एक बार जरूर से जरूर नापी हो। साथ ही साथ जो संवेदक हैं वो यहाँ पर बोर्ड एक लगाए, जिस बोर्ड में यह लिखा होना चाहिए कि कितनी रकबा में और किस प्रकार से, किस मानचित्र के माध्यम से हमें यहाँ पर जीर्णोद्धार करना है, उसकी क्या योजनाएं हैं, कितनी की एस्टिमेट्स हैं और कब तक यह काम पूर्ण होना है। क्योंकि बड़ा दुर्भाग्य है कि 2 वर्ष होने जा रहे हैं और अभी तक यहाँ पर काम सुचारू रूप से नहीं दिख रहा है। सुचारू रूप से नहीं दिखने के पीछे जो कारण रहा वो आप सबसे छिपा हुआ नहीं है, सारी बातें सामने आ चुकी है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक उदासीनता है या फिर संवेदक की भ्रष्टाचार लिप्त होकर नियत बनी हुई है, जिसको लेकर यह काम धीरे धीरे चलने की वजह से काफी लंबा खींचा जा रहा है। और भी लोग हैं, इनसे भी जरा जाने। क्या नाम हुआ आपका? हमको शंकर जी। शंकर जी, क्या लगता है ये पोखरा पर क्यों नहीं काम हो ये पा तो रहा है? काफी दिन से हम लोग इंतजार में है कि जल्दी से बन जाए, कि गांव वाला हुआ आम पब्लिक को यहाँ पर मंदिर है, संत महंत के भी थोड़ा फायदा हो। हाँ, देखिए यहाँ मंदिर भी है बगल में, ये भी एक मंदिर दिख रहा है भोले बाबा का। बगल में भारत में वैष्णो माता मंदिर है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर है जो मुजफ्फरपुर में एक लौता जगह है। ऐसी कई यहाँ पर धार्मिक स्थल है, और ऐसे स्थिति में धार्मिक स्थल के बगल में अगर कोई तालाब होता है तो यह धर्मावलंबियों के लिए यानी भक्तों के लिए यह एक सुविधाजनक जगह होता है। ऐसी स्थिति में जीर्णोद्धार अविलंब होना इन सब की एकमात्र मांग है। मैं आप तमाम दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस रिपोर्ट को, इस खबर को आप बारीकी से देखते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो उतना ही ज़्यादा लोगों के लिए फायदेमंद होगा, आम भक्तों के लिए फायदेमंद होगा, आम लोगों के लिए फायदेमंद होगा, ताकि ये जो पोखरा है इस पोखरा का संपूर्ण रकबा में जीर्णोद्धार हो सके। साईं सेवादार अविनाश कुमार, बिहार लाइव सिटी, मुजफ्फरपुर, बिहार।